अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। समाजवादी पार्टी के लोग बेहद नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने तंज कसा और इधर से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपर्णा यादव के इस कृत्य से खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विरोध करना चाहती थी वो विरोध टाएं टाएं फिस निकला। अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि 12 करोड़ महिलाएं जिस प्रदेश में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 12 के करीब महिलाएं प्रदर्शन के लिए तो लाती। रितु शाही जो महिला आयोग की सदस्य हैं, प्रदर्शन पे बैठी थी, उन पर भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया था। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है इस बात को लेकर कि आखिर विरोध हम कर रहे हैं तो थोड़ा व्यापक होना चाहिए। वो व्यापक विरोध हुआ नहीं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी नाराज है अपर्णा यादव से। अगर आपको नोटबंदी याद है जी, अगर आपको बहुत सारी वो घटनाएं याद हो जब 8 बजे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। जी, ये 8 बजे का वक्त जब आता है प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश का, जी, तो ये बहुत अहम हो जाता है। ये बात दीगर है कि नरेंद्र मोदी जब पहले बोलते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी, अब नहीं। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने पर ही दिया। जी, बताया कि कांग्रेस जो है वो इस देश को बेकार और बर्बाद करने पे लगी हुई। जी, यानी खुद नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा जनता को ये बताने और जताने के लिए कि हम तो 33% महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन के साथ 29 से, यानी लोकसभा का अगले चुनाव से लागू करना चाहते थे, इसीलिए संशोधन विधेयक लाए थे। जी, लेकिन विपक्ष ने उसे लागू नहीं किया। जी, जैसे ही विधानसभा में ये संशोधन विधेयक गिरा, 2-4 मिनट के अंदर पहले से तैयार प्लाकार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए और काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है राम मंदिर आंदोलन से, जी, उत्तर प्रदेश जहां पर भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्रित्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार से, जी, उस उत्तर प्रदेश में 12 महिलाएं भी नहीं मिली, जहां पूरी आबादी में कम से कम 12 करोड़ की संख्या महिलाओं की। जी, खुद योगी आदित्यनाथ कल 5 KD यानी 5 कालिदास मार्ग से दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ विधान भवन तक पद यात्रा करेंगे। किस लिए? ये बताने के लिए कि 33% महिला आरक्षण के बिल का जो संशोधन विधेयक हम लाए थे वो विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। जी, और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है विपक्ष की, तो वो विपक्ष कहलाता है अखिलेश यादव यानी समाजवादी। रितु शाही महिला आयोग की सदस्य, जिनके शौहर, जिनके पति एसटीएफ में अफसर, वो 6-7 महिलाएं इकट्ठा नहीं कर पाई। अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, 5 लोग एक साथ नहीं इकट्ठा कर पाए। चर्चा में सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, वो झंडा जो उन्हीं के ससुर मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, वो झंडा जिस पर उन्हीं के जेठ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चित्र था। एक कहावत है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो ससुराल के प्रति संस्कार तो अपर्णा यादव नहीं ही निभा पाए।
अपने ही जेठ की तस्वीर जला दी, अपने ही सतुर द्वारा बनाया गया झंडा जला दिया। लेकिन उधर अंदर खाने की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आलाकमान है वो इस बात से खुश नहीं है कि उनके पास मुट्ठी भर में फिर भी ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन एक हाथ की उंगलियों के बराबर भी महिलाएं नहीं थी जो समाजवादी पार्टी का विरोध कर सकती थी। यही हालत रितु शाही की भी है। उनके पास भी 5 लोग नहीं थे जो समाजवादी पार्टी का वहां विरोध करते। एक छोटा कैमरा जो सबसे सस्ता आता होगा किसी मोबाइल फोन का, उसके फ्रेम में भी अगर इन महिलाओं को ले लिया जाए तो पूरा फ्रेम भरता नहीं है। बड़े कैमरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। कैमरे में एक माइक होता है जिससे आप बाइट लेते हैं, कैमरे में एक दूसरा माइक होता है जिससे एम्बियंस रिकॉर्ड होता है। किनारे लग रहे हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, ये सब सारी चीजें आती हैं। लेकिन एम्बियंस में भी सन्नाटा था, 0/0, 0/0, नील बटे सन्नाटा। एक नारा नहीं सुनाई दे रहा था। तो जरा समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश जहां 2 बार से योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश जहां से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का उदय हुआ था, वो उस महिला आरक्षण जिस पर नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके हैं, वो महिला आरक्षण जिसको लेकर कल योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को और पदाधिकारियों को लेकर पदयात्रा करेंगे, उसका जो पहला विरोध था वो अपर्णा यादव और ऋतु शाही ने किया था, जिनके पास 10 लोग नहीं थे। तो अखिलेश यादव का तंज बिल्कुल सही है कि जिस प्रदेश में 12 करोड़ महिलाएं हो, वहां आपके पास 12 महिलाएं भी नहीं है विरोध करने के लिए। कम से कम विरोध करने के लिए तो संख्या बल जुटा लेते हैं। तो आप समझ लीजिए क्या है। एक के पास मुलायम सिंह की बहू होने का बायोडेटा है और दूसरे के पास मतलब उनके पति एसपीएफ में है। बाकी हो सकता है मैं उनके बारे में बहुत नहीं जानता कि कब से राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन रितु शाही के पास भी क्या बायोडेटा है। तो क्या पार्टी इनके भरोसे वोट बटोरने की स्थिति में है? क्या पार्टी को लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से ऑब्लिगेशन के रूप में तमाम सारे लोगों को एमएलसी बनाया, आयोगों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया, तमाम सारे पद दिए, क्या वो लोग इस स्थिति में हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 4 वोट का भला कर सकते हैं? क्या वो अपना बूथ जिता सकते हैं? एक नारा चलता था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस युक्त भारत हो गई। जगदम्बिका पाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेश अग्रवाल जो राम को रम कहते थे, अब खुद भाजपा में रम गए और उनका बेटा रम विस्की और स्क्वाच में आबकारी का मंत्री है नितिन अग्रवाल। वो कार्यकर्ता क्या करे जिसने दरी बिछाई है, जो जनसंघ के जमाने से लगा होगा, जिसके परिवार जनसंघ के जमाने से लगे होंगे। जब दिया उसका चुनाव चिन्ह होगा, उसको कभी लगता होगा कि शायद हमारे घर में भी किसी दिन किसी पद का दीपक जलेगा, रोशनी होगी, टिकट मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो सब कुछ ऑब्लिगेशन में जा रहा है। ये तो सब कुछ जो बाहर से आए पार्टी के लोग हैं उनको मिला जा रहा है। वो क्या करेगा जो चुनाव के दौरान अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करा के मोटरसाइकिल जुलूस निकालता है, वोटर्स को घर से निकालता है कि आइए चल के वोट दीजिए। वो जो आपके पोस्टर और बैनर लगाता है, वो जो बहराइच से लेकर और एटा तक जान देता है, जो एटा तक जान दे देता है अपनी, उनको क्या मिल रहा है? उनको क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? उनको भी कुछ मिल गया होता तो आज सुओ मोटो भीड़ निकलती, जैसे भीड़ निकली थी अन्ना आंदोलन में। कोई XYZ नहीं जानता था कि वो किस तरफ जा रहा है। वो हर आदमी टोपी लगाया था, मैं भी अन्ना। ठीक है, वो आंदोलन बाद में हाईजैक कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, वो एक अलग बात। लेकिन लोग एक तरफ निकल दिए थे। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था
और वास्तव में मुद्दा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा, जिसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ कल पदयात्रा करेंगे, उसकी महत्ता, उसकी कीमत, उसका वजन क्यों नहीं समझ में आया किसी अपर्णा यादव को और किसी रितु शाही को? क्यों नहीं दिख पाया उनको? ये एक सोचने वाली। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन है कि इनको नोटिस दिया जाए या इनको बुलाकर डांटा जाए, समझाया जाए कि आखिर क्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल का जो फेल्योर था उसका ऐसा प्रबल विरोध किया जाए, हम बम फोड़ दें, लेकिन इन लोगों ने पटाखा का छुरछुरी छोड़ दिया वहां पर। और छुरछुरी छोड़ने से, जिसमें प्रधानमंत्री ने अगुवाई की, 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, ऐसे में इतने गंभीर विषय को पता नहीं किसी के निर्देश पर या अति उत्साह में जाके इन लोगों ने, जो दिवाली में छुरछुरी होता है, जो सबसे हल्का, जो मासूम नादान बच्चे अभी होते हैं, उनके हाथ में छुरछुरी पकड़ा के धीरे धीरे ये बताया जाता है कि आज दिवाली है, पटाखे की जगह पे तुम यही छोड़ लो। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा वाला बम छोड़ना चाहती थी विरोध के रूप में, जिसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कल मुख्यमंत्री पदयात्रा करेंगे। मुझे तो याद नहीं है कि 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ, पूरे संगठन के साथ एकजुट होकर किसी एक विषय पर पदयात्रा या आक्रोश रैली निकाले होंगे। आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता हो, और विधान भवन तक जाएंगे अपने घर से, अपनी ही सरकार में। आप बताइए। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्फ एक्सेल के साथ लक्ष्य फ्री वाली स्कीम जी, सर्फ एक्सेल के साथ लक्ष्य फ्री मिलेगा, ये वाली जी जी। अगर ये महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित हो जाता जी तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले थी जी। और अगर ये फेल हो गया, पारित नहीं हुआ, तो भी भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि विपक्ष पे निशाना साधना है। अगर ये पारित हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद हमने ये बिल पारित करा लिया, और जब नहीं हुआ तो विपक्ष के विरोध की वजह से हम ये बिल पारित नहीं करा पाए, और यही वजह है कि उसके लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को तो उतरना ही पड़ा। जी। योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, नरेंद्र मोदी उतर चुके जी। ऐसे में ये जो भीड़ नहीं जुटी, ये जो लोग सड़क पे नहीं उतरे, ये जो महिलाएं खुद बाहर नहीं आई, यानी उनको कोई आक्रोश नहीं। एक बात तो आप किसी को पर्सनल मोटिवेट तो कर ही नहीं पाए। अब आइए दलगत कि आपकी पार्टी क्या कर रही थी, तो आपकी पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने एक रितु महेश्वरी, एक अपर्णा यादव को मैदान में उतारा और कहा कि जाओ प्रदर्शन करो। आए सब लोग प्रदर्शन करने, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मैक्सिमम यहां तक का प्रदर्शन था। अगर कैमरे को जूम आउट करेंगे आप, एक इन मारेंगे तो 6 लोग दिखेंगे, जैसे फुल जूम आउट करेंगे तो 7 लोग निकल आते हैं जी। 10वां नहीं निकलता, 11वां नहीं निकलता, 12वां नहीं निकलता। 12 करोड़ के प्रदेश में 12 लोग नहीं निकले। क्या करेगी? तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई नोटिस देने जा रही है या उनको डपटने जा रही है, लाभ क्या हो जाएगा इससे? लाभ क्या हो जाएगा? पहले तो नोटिस आप अपने आप को दीजिए, पहले नोटिस आप अपने आप को दीजिए कि वो लिस्ट निकालिए जिनको ऑब्लिगेशंस में आपने आयोगों का अध्यक्ष, एमएलसी, पदाधिकारी फलाना ढिमाका बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन को अपने आप को नोटिस देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों रखा है जो आपको 2 वोट नहीं दिला सकते, अपना बूथ नहीं जिता सकते। नोटिस देने से पहले इसकी समीक्षा करें कि कौन नोट दे के आया है और कौन चोट दे के आया है, कौन जुगाड़ से आया है।
अगर जुगाड़ से नोट देकर जब संगठन में और आयोगों में पद पाए जाएंगे तो उनकी जो मारक क्षमता होगी वो नरेंद्र मोदी के अरमानों पर खरा नहीं होगी, वो सही साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो नोट देकर आया है, चोट देकर आया है, जुगाड़ तंत्र से आया है, सिफारिश से आया है, तो वो खुद ही पोलियो का ग्रस्त व्यक्ति है, तो अपने पैरों पे वो खड़ा नहीं हो सकता, किसी न किसी सहारे को लेकर, वो आइडेंटिटी को लेकर पद पाया हुआ है, तो ऐसे में वो पार्टी को क्या खड़ा कर पाएगा, ये सवाल है कि नहीं मनोज जी? आपने नोट, चोट, जुगाड़, सिफारिश, जो ये सारे शब्द लिए जी, इन सब शब्दों का एक एपेक्स शब्द है जुगाड़। अब इस जुगाड़ में सब समाहित है। जी जी, इसका अम्ब्रेला वर्ड है जुगाड़। जी, इसका अम्ब्रेला वर्ड जो जुगाड़ है उसमें चरण वंदन, चरण प्रक्षालन, मुंह दिखाने वाली राजनीति, चरण चुंबक, ये जो है ये सब दिखा के ये सब लोग पद पाए। और ये लोग अगर इस तरीके से पद पाए हैं तो जिनको खुद पद पाने के लिए जुगाड़ हो, लगाना हो, वो वोट का जुगाड़ तो नहीं कर पाएंगे। वो वोट का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कभी नरगिस दत्त, कभी दिलीप कुमार, कभी लता मंगेशकर, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी जया भादुड़ी, कभी हेमा मालिनी चुनाव जीत के आई, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, विनोद खन्ना चुनाव जीत के आए। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो नॉमिनेट किए गए। रेखा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नॉमिनेट किए गए जी, या जिनको वोटों की संख्या के आधार पर श्योर शॉट जीत के साथ भेजा गया एमएलसी बनाकर जी, एमएलसी बनाकर या राज्यसभा भेजकर। कम से कम वो एक चेहरा तो है। जया भादुड़ी कम से कम एक चेहरा है। सचिन तेंदुलकर कम से कम इस बात के लिए सम्मानित है कि वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, लिहाजा उनको वहां पहुंचाया जाए। तो कुछ नहीं होगा तो सचिन के फैंस जो होंगे कम से कम खुद को थैंकफुल मानेंगे कि हमारे क्रिकेट के भगवान को ये पार्टी निकली जिसने वहां तक पहुंचा दिया। तो शायद उनके फैंस का जो बहुत बड़ी संख्या है वो वोट में कन्वर्ट हुआ है। यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार, नरगिस दत्त जी, सुनील दत्त की पत्नी, संजय दत्त की मां, हेमा मालिनी तो लड़ती नहीं, संजय दत्त भी चुनाव लड़ने को आए, नफीसा अली ने भी चुनाव लड़ा। साउथ में तो स्टार्स की लाइन लगी हुई है, उनके नाम पर भीड़ उमड़ती है। बस इतनी बात सुनने के बाद सिर्फ एक बात की, ये जो दो चेहरे आपको दिखे, क्या इनके नाम पर भीड़ छोड़ दीजिए, मोहल्ले के भी पूरे लोग आ पाए क्या? मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। मेरी सगी बुआ के बेटे, वो कानपुर से मेयर पद का चुनाव लड़ गए। मेयर पद का चुनाव जब वो लड़े तो वो कांग्रेस से नहीं थे, बसपा से नहीं थे, सपा से नहीं थे, कांग्रेस से नहीं थे, किसी छोटे मोटे लोकल दल से भी नहीं थे, वो स्वयं चुनाव लड़ गए। उनको चुनाव मिला गेंद। अच्छा, गेंद कौन सी? जो स्टेशन पे बच्चों के लिए मिलती, जिसको दबाओ तो पी 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 आवाज निकलती, वो वाली गेंद उनको मिली। तो उन्होंने मुझसे, सब मैं एक अखबार, बड़े अखबार में काम करता था, हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो उन्होंने कहा तुम घर के होके मेरा नहीं छाप रहे हो, और मेरा चुनाव तो बेहतरीन निकल रहा है इस समय। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि आप समझ नहीं रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। लेकिन वो चुनाव लड़े। तो मैंने एक दिन अपने बॉस से कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब इधर उधर के लोग हैं, किसी का चुनाव चिन्ह नागिन है, तो किसी ऐसे आ गए थे लोग लड़ने। तो उन्होंने कहा सारे जितने लोग ऐसे लड़ रहे हैं मेयर का चुनाव, एक दिन इनका पूरा छाप दो।
तो मैंने सोचा सबका छपेगा तो इसमें हमारे बुआ के लड़के जो है उनका भी छप जाएगा, एक 4 लाइन का। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी चुनाव की गणित क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ हमारे कितने परिवार हैं कानपुर में। तो मैंने अपनी मौसी औसी बुआ थोड़े लोग गिन गिना के मैं करीबन 20-22 परिवार 25-40 परिवार गिना पाया। उन्होंने करते करते मुझे लगभग 125 परिवार 150 परिवार गिनाए और फिर बताया कि इन 150 परिवारों के प्रति परिवार 150 परिवार। थोड़ी देर बाद करते करते कानपुर के वोट कम पड़ गए, इतने परिवार निकल आए। उन्होंने कहा बस देखो इतना तो इंतजाम हमने कर लिया, अब बस स्टूडेंट को मोबिलाइज करना है और तुम छाप दोगे तो स्टूडेंट मोबिलाइज हो जाएंगे। तो मैंने 4 लाइन छाप दी, स्टूडेंट मोबिलाइज हो गया। इसके बाद नीरज भाई चुनाव हुए, बिल्कुल सत्य घटना, अपने सगी बुआ के लड़के की बात कर रहा हूं जो मेरे बड़े भाई हैं। चुनाव लड़े, नतीजा आया तो हम लोग काउंटिंग में भी जाते थे। तो पॉलिटेक्निक वहां था, वहां पॉलिटेक्निक में काउंटिंग सेंटर बनता था। तब तक उनको एक वोट नहीं मिला था, कई चक्र के मतपेटियां खुल चुकी थी। तो मैंने कहा भैया आपका कुछ आया नहीं। बोले अभी उधर सब चल रहा है, उधर दूसरे इलाकों में मुस्लिम वोट खोल रहे हैं लोगों। अभी रिश्तेदारों के नहीं आए, अभी इधर आने दो। करते 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 अंततः रिजल्ट घोषित हुआ। मेरे बुआ के लड़के को पी पी करने वाली जो गेंद थी उस चुनाव चिन्ह पर 7 वोट मिले। सुनिए, नहीं, कहानी तो यही खत्म ही नहीं होती है। जबकि हमारी बुआ का जो संयुक्त परिवार था उसमें 18 लोग, 18 लोग जो एक ही घर में 18 लोग रहते थे और 18 के 18 वोटर थे। उसमें भी उनको 7 वोट मिले। तो गेंद ने उनकी पीपी ने उनकी पिपीरी बजा दी। उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं लड़े। ये किस्सा मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इन चेहरों पर 1 वोट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किसी सिफारिश, किसी जुगाड़, कुल मिला के जुगाड़ से ही आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि यहां पे कब कौन क्या हो जाए ये पता करना बहुत मुश्किल है। कब कोई नितिन नवीन अध्यक्ष हो जाए नहीं मालूम, कब कोई नरेंद्र मोदी जो अडवाणी के आसपास रहता हो वो मुख्यमंत्री हुए 3 बार का देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा और एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। कब कौन क्या होगा पता नहीं चलता। उस भारतीय जनता पार्टी में जब उसका स्वर्णिम काल चल रहा होता है, जब वो 3-3 बार की सरकार आती है तो फिर वो उन्हीं सरकारों की तरह काम करना शुरू करती है। उसका संगठन भी उसी तरह हो जाता है कि वो ऑब्लिगेशन में आ जाती है और ग्राउंड जीरो पर क्या वर्क होना चाहिए वो भूल जाती है। तो ऐसे जुगाड़ी सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, एमएलसी, डीएलसी, बीएलसी जो भी है किसी काम नहीं आएंगे। इनको कि इनके वार्ड से सभासदी का चुनाव लड़ा दीजिए, इनके सामने निर्दलीय सभासद जीत। तो पार्टी को ऐसे जुगाड़ तंत्र के लोगों पे एक समीक्षा तो करनी चाहिए ना। आपने कहा कि संभवतः नोटिस हो सकता है, तो मुझे लगता है पार्टी को खुद पहले अपने जो प्रदेश के पदाधिकारी उनको एक नोटिस देना चाहिए, जो बैठे या हुए, फिर जो बैठे हुए ऐसे लोगों को कैसे, किस जुगाड़ से तुमने बनाया। 50 की संख्या में वो लड़के, वो महिलाएं जो काम करते करते थक चुके हैं, संगठन का एक पद पाने के लिए परेशान। मैं सच बता रहा हूं, संगठन का एक पद पाने के लिए परेशान है वो। एक भाई, मालूम है उनको कहां जा रहे हैं वो लोग। एक भाई साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कहां एक भाई साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि देखो मेरा तो ठीक है लेकिन फलनवा भाई साहब को साथ लो। तो वो यहाँ से झोला उठाता है, फलनवा भाई साहब के पास जाता है। फलनवा भाई साहब कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ दिल जान से हूँ, फलनवा भाई साहब को साथ लो। तो वो कहता है कि ठीक है। अगले दिन वो दूसरे फलनवा भाई साहब को साधने जाता, बोले सब ठीक है,
सारा कुछ ठीक है, मैं तो तुम्हारा हूं ही, उनको साध लो। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करे। एक अर्चना तिवारी मंत्री थी ना, उनके पिता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खनन शायद उनके पास जी था। जी, उनके पिताजी थे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझे कहावत सुनाई थी कि उनके पिताजी थे। तो वो कहते थे, कोई कार्यकर्ता आता था कि बाबूजी हमारा काम कर दीजिएगा, इस बार हमको टिकट मिल जाए, तो कहते थे कि हाईकमान से मिल लो। तो उसमें एक कार्यकर्ता आया तो कहा कि बहुत दिनों से वो पजल्ड हो गया था, जैसे यही भाई साहब लोग जो दौड़ाते हैं, तो कहा कि बाबूजी ऊपर भगवान, अब भाजपा का हाईकमान कौन है आज तक हमको समझे नहीं आ पाया कि किसके पास जाएं। बाकी तो ठीक है, भाई साहब से मिल लो, वो कौन भाई साहब है, वो कौन हाईकमान है, आज तक हम जान नहीं पाए। इसलिए आपको प्रणाम, आपकी पार्टी को प्रणाम, और अब मैं जाके खेती बाड़ी कराऊंगा, अब आपके दरवाजे कभी ना आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, जी भाई साहब ये मेरे मिलने वाले हैं, खुकुंदू के रहने वाले हैं, और इनके परिवार ने बहुत ही संघ के साथ और इनके संग बड़ी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि कृपया आप इनकी चिंता कर लें। जी, ये चिंता शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में घूमता है, बड़ा पेट शब्द है चिंता। बहुत बहुत, और इस चिंता में बहुत कुछ समाहित है। हाँ, इस पर कभी फिर चर्चा होगी। चिंता पे हम लोग 1 घंटे बात कर सकते हैं। हाँ। तो वो जो चिंता है ना, अगर इस तरीके के पदाधिकारियों की चिंता संगठन ने अब नहीं की, तो उनको चिंता का चिता चिता वाला गाना सुनना पड़ेगा 2027 में। वास्तव 2027 में हाँ। ये चिंता उनको चिता समान लगने लगेगी। हाँ। और अब ऐसे सिफारिशी जुगाड़ू लोगों की चिंता करने के बजाय संगठन को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंता करनी चाहिए। उन लोगों की चिंता करनी चाहिए जो कभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं 15 दिन के लिए, जो कभी रात्रि प्रवास के लिए निकलते हैं, जो कभी झंडा यात्रा के लिए 15 दिन के लिए निकलते हैं। उनको लगातार संगठन कार्यक्रम पे दे रहा है। वो कार्यक्रम में उलझा हुआ है, वो राष्ट्र निर्माण में जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा शब्द है, उसको ऐसा शब्द उड़ा दिया गया है कि वो ओढ़े ओढ़े घूम रहा है उसको। वो राष्ट्र निर्माण में घूम रहा है, और निर्माण के निवाड़ के पलंग पर सोने की जो व्यवस्था मिल रही है, वो जुगाड़ को मिल रही है। जुगाड़ को मिल रही है, वो सो ही नहीं पा रहा है। इस जुगाड़ से ये राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, ये बड़ा सोचनीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। और अब मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि किसी जुगाड़ू के लिए चिंता का फोन करने से बेहतर है कि आप स्वयं अपनी चिंता कर लें। स्वयं अपनी चिंता कर लें, वरना इससे पहले कि जनता ने आपकी चिंता कर ली अगर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से तो योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फेस हैं यूपी के, उन्होंने चिंता कर ली है। कल यात्रा निकालेंगे और सबको घसीट के ले चलेंगे कि चलो चिंता करो, महिला आरक्षण का विरोध करो, महिला आरक्षण का विरोध करो। उन्होंने जान लिया कि इनके मान का है नहीं, ये 5 नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो अपनी नेतृत्व में सबको इकट्ठा, संगठन को भी इकट्ठा करने के लिए बोल दिए कि सारे संगठन के लोग रहें। ये नए अध्यक्ष जी जो हैं पंकज चौधरी, ये भी मौजूद रहें, तमाम मंत्री उनके मौजूद रहें, और पदयात्रा करेंगे। 2017 के बाद पहली ऐसी यात्रा मुख्यमंत्री की होगी जो संगठन को लेकर विपक्ष को घेरने के लिए अपनी ही सरकार में पदयात्रा करने जा रहे हैं, अपने आवास से विधान भवन तक। और ये यात्रा कल देखने लायक होगी। लेकिन कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अगर चिंता ठीक से नहीं हुई तो ठीक ही हो जाएंगे, यही है ना? हाँ, यही है। और आखिरी में यही हम लोग बात करेंगे जो आपने कहा ना कि न खुदा ही मिले न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो अपर्णा यादव से तो समाजवादी पार्टी भी नाराज हो गई, उसके कार्यकर्ता नाराज हो गए, पहली बार नाराज हुए हैं।
पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता कभी अपर्णा यादव के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। पहले कई ऐसे अवसर आए जब हम लोगों ने टच करने की कोशिश की और प्रवक्ताओं से कहा, नेताओं से कहा कि अपर्णा का ये मसला है, कुछ बोलिए। नहीं 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 भैया, घर का मामला है, दोनों एक है, हम मारे जाएंगे। लेकिन पहली बार मुखर होकर महिला कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपर्णा यादव का विरोध किया। अखिलेश यादव ने तंज किया, मुस्कुराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब को दूसरे तरीके से दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी अलग हो गई, दूर चली गई, रास्ते बंद होने लगे और भारतीय जनता पार्टी भी अपर्णा को लेकर, रितु शाही को लेकर बहुत खुश नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? आखिरी शब्दों में हम अब इस डिबेट को खत्म करेंगे। इसको सिर्फ वही कहेंगे, आपकी पूर्विया भाषा में भी एक वो है जी, जात जाए भात जाए, कुछ करके जरा अगर आपको याद जात तो गई लेकिन भात भी नहीं मिला। जात तो जात, भात भी नहीं मिला। हाँ, जात तो जात, भात भी नहीं मिला। हाँ। तो ये स्थिति हम अपर्णा यादव या किसी रितु शाही को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात की चिंता, इस बात की बात अब संगठन को भी अपने लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री, मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, कि जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बन चुका हो, जो असम से लेकर, बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर हर जगह आपका स्टार नहीं सुपर स्टार प्रचारक बन चुका हो, इस चीज के लिए उतरना पड़े, ये भी दिमाग में रखने वाली बात है। ये तो आपके संगठन को शुरू कर देना चाहिए था। वो तो आप, यानी आपके सांगठनिक पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, या जिस ट्रांजिशन पीरियड में नई टीमें बन रही है, नए पदाधिकारी आ रहे हैं, नए कुछ हो रहे हैं, तो मतलब इस वाले पीरियड में सब माफ है कि अभी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या होगा। तो पंकज चौधरी कैसे ब्राह्मणों को भड़काने के लिए बने थे? अध्यक्ष बन गए तो टीम अभी बना रहे हैं कि कौन क्या बनेगा, तब तक तो कोई नहीं बना ना। तो क्या पंकज चौधरी ने जैसे ब्राह्मणों को फोन करके हप कह के बैठा दिया था, तो संगठन को उनको नहीं बताना चाहिए? तो उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि उनका प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा है? उनको नहीं दिखाई दिया कि उनका मुख्यमंत्री कल पदयात्रा पर निकलने वाला है? उन्होंने उस रात क्यों नहीं कहा? उन्होंने उस रात संगठन का धर्म क्यों नहीं निभाया? क्यों नहीं भेजे इतने लोग, इतनी भीड़, कि जो जाके कम से कम विरोध तो कर पाते? किया विरोध, खिल्ली अलग उड़वाली। विरोध किया, खिल्ली अलग उड़वाली। जी, खिल्ली उड़ रही है। आपके अपने ही आंकड़ों पर सवालिया निशान लग रहा है कि आपके पास इतनी महिलाएं नहीं है, और नहीं है तो आप बिल किसके लिए ला रहे थे? इसके लिए आप बिल ला रहे थे। ये है मसला गिरीश भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।